हेलो बच्चों, कैसे हो सब? सब बढ़िया। तो बच्चों, ये आपकी पहली क्लास है 1 मई को। जो आज की जो पहली क्लास है वो हिंदी मीडियम की रहेगी और क्लास 9th की रहेगी। इसमें हम क्लास 9th का जो सेकेंड यूनिट का जो पहला चैप्टर है बहुपद, उसके बारे में पढ़ेंगे। अब ये बहुपद है, बहुपद के बारे में जानेंगे। बहुपद होता क्या है, इसको पहचानते कैसे हैं, बहुपद के प्रकार कौन कौन से हैं, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। उसके बाद में फिर जब सारा पढ़ने के बाद में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सोल्व करेंगे। जो पढ़ाया हुआ है उसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलेंगे। वो जो क्वेश्चन की जो सीट होगी, डीपीपी होगी, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी नीचे। और इसके साथ साथ में हम एग्जाम्पल भी देखेंगे, पढ़ते जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। कक्षा 9वीं गणित। ठीक है, आपका जो चैप्टर रहेगा वो होगा बहुपद। अब देखो, बहुपद है वो बहुपद दो शब्दों से मिलकर बना है। कितने से? दो शब्दों से। एक तो होता है बहु और एक होता है पद। इसमें बहुत सारे पद होते हैं, लेकिन पद भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। एक पद होता है चर होता है, एक पद होता है अचर होता है। तो अब चर और अचर को कैसे पहचाने, चर क्या है अचर क्या है? तो एक बार चर और अचर पे नजर डाल लेते हैं, चर क्या होता है अचर क्या होता है। तो चर पद, चर पद क्या होगा? ऐसे पद या ऐसे बीजीय व्यंजक जिनकी जो जिनका जो मान होता है वो क्या हो, फिक्स नहीं हो। जैसे मैं लिखूं एक्स है, वाई है, जेड है, अल्फा है, बीटा है, गामा है। ये ऐसे मान होते हैं, ये ऐसे जो पद होते हैं जिनका कोई भी मान फिक्स नहीं होता है। अब इसके साथ साथ में कुछ ऐसे भी मान होते हैं जिनका जो फिक्स होते हैं, जैसे उनको क्या कहते हैं, अचर पद। उनको कहते हैं अचर पद। जैसे 1, 5, 9, कोई भी नंबर ले लो आप। जो गणित में जो नंबर पढ़ते हैं हम, कोई भी एक नंबर ले लो, वो क्या होता है, अचर पद होता है। मतलब एक ऐसा पद जिसका मान फिक्स हो, वो क्या कहलाएगा, अचर पद कहलाएगा। और एक ऐसा पद जिसका मान फिक्स नहीं हो, वो क्या कहलाएगा, चर पद कहलाएगा। तो चर पद और अचर पद की जानकारी हो गई। तो बहुपद की डेफिनेशन देखते हैं, परिभाषा क्या होगी इसकी। देखो, बहुपद, बहुपद का मतलब ये होता है कि इसमें देखो दो शब्द है। एक तो होता है बहु, एक होता है पद। बहु वो घर वाला नहीं है, ये यहाँ पर कुछ अलग मीनिंग होगा इसका। तो बहु का मतलब होता है बहुत सारे, और पद का मतलब पद एक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें बहुत सारे पद मिलकर बने होते हैं। मतलब एक ऐसा बीजीय व्यंजक जो चर और अचर से मिलकर के, चर और अचर भी हो उसमें और बीजीय संक्रिया उसमें लगी हुई हो, और उन सभी का एक समरूप होता है, एक उनका एक जो समूह है उसको क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। जैसे अगर मैं परिभाषा की बात करूं तो किसी बीजीय व्यंजक में, इसमें किसी बीजीय व्यंजक में चर व अचर, अचर का संयुक्त रूप, संयुक्त रूप को बहुपद कहते हैं। बहुपद कहते हैं। परंतु परंतु गुणांक शून्य नहीं हो, परंतु गुणांक शून्य नहीं हो। मतलब एक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसका गुणांक क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। अब बीजीय व्यंजक क्या होता है वो देखो पहले। अगर मैं इसका बहुपद का एग्जांपल लिखूं, बहुपद का एग्जांपल का तो बीजीय व्यंजक का तो एक ही बात है। जैसे मैं लिखूं 5x² प्लस 3x+2। अब इसमें पद तो कौन कौन से हैं, तो पद तो ये होंगे, इसको भी हम पद कहेंगे।
ये भी अपने आप में एक पद है, ये भी अपने आप में पद है। तो ये तो कौन सा होगा आपका पहला पद, ये कौन सा हो जाएगा आपका दूसरा पद, और ये कौन सा हो जाएगा आपका तीसरा पद। मतलब जितने इसमें जो दिख रहे हैं आपको ये सभी क्या है अपने आप में एक पद है। इसमें जो x है दिख रहा है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ x है, तो जो x होगा वो क्या होगा इसका चर पद। जिसमें एक्स वाई होंगे उनको क्या बोलेंगे चर पद। तो इसमें ये तो है चर, और इस पूरे को क्या बोलेंगे चर पद। ये इसमें क्या है, ये भी एक चर पद होगा होगा और ये क्या होगा अचर पद, क्योंकि इसमें कहीं भी आपको एक्स वाई नहीं दिख रहा, तो ये क्या होगा अचर पद। तो इस ये क्या होता है अचर पद होता है, वो क्या होता है नियत होता है। कैसा होता है नियत होता है। अब ये जो पूरा है इसमें अब ये क्या करेगा कि बीजीय व्यंजक में चर और अचर का संयुक्त रूप, अब ये चर और अचर का संयुक्त रूप तो है, पर उसके साथ साथ में क्या होना चाहिए उसका गुणांक शून्य नहीं होना चाहिए। इसमें गुणांक कहाँ है, तो गुणांक ये है, इसको हम क्या बोलते हैं गुणांक बोलते हैं। ये क्या होगा गुणांक। अगर मैं एक्स स्क्वायर का इसमें पूछूं कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा तो 5, एक्स का गुणांक पूछे तो 3, अचर पद का गुणांक पूछे तो कितना होगा 2 होगा। तो गुणांक तो क्या होगा जो चर के आगे लिखा हुआ है, चर के साथ में जो गुणा में लिखा हुआ है, जैसे 5 लिखा हुआ है यहाँ 3 लिखा हुआ है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा 5, एक्स का गुणांक कितना हो जाएगा 3। तो ये क्या होंगे उनके गुणांक। पद के रूप में देखें, पद देख रहे हैं तो पद क्या होगा ये इनको जो लिखा हुआ है कि ये 5x स्क्वायर है वो अपने आप में एक पद है। अब पद में भी कौन सा है चर पद है, इधर ये भी अपने आप में दूसरे नंबर का ये पद है, तो ये भी क्या इसमें x है तो इसलिए ये भी चर पद है, और ये तीसरा पद है। इस तीसरे पद में कहीं भी x y नहीं है, इसलिए ये क्या अपने आप में एक अचर पद है। तो बहुपद है वो एक तो पद के आधार पर विभक्त होता है, और ये क्या होता है घात के आधार पर। घात जैसे यहाँ एक्स स्क्वायर पे कितनी घात है 2, यहाँ x पे कितनी घात है 1, तो इनको घात के आधार पे भी बांट सकते हैं और पद के आधार पे बांट सकते हैं। तो ये तो था इसका पहचानने का तरीका। अब इसके बाद में हम देखें कि पद कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि बहुपद में एक शब्द जुड़ा हुआ है पद, तो पद के बारे में पढ़ें कि पद क्या होता है, पद कैसे होंगे। अब पद का मतलब ये होगा कि बीजीय व्यंजक में जो छोटी छोटी जो लिखा हुआ है, जो छोटे छोटे शब्द जो इसमें जो व्यंजक जुड़े हुए हैं छोटे छोटे आपस में जुड़े हुए वो क्या कहलाते हैं पद कहलाते हैं। अब पद ये है, पद भी कितने प्रकार के होते हैं, पद 2 प्रकार के होते हैं। कौन से पद कितने प्रकार के होते हैं 2 प्रकार के। एक तो होता है समान पद, एक होगा असमान पद। समान पद और असमान पद। समान पद किसको कहेंगे, कुछ ऐसे पद दिखे जो अपने को समान दिखे। अब समान में क्या क्या समान होना चाहिए, समान में सिर्फ और सिर्फ उसकी घात और चर पद, चर और उसकी घात अगर बराबर है तो ही हम कहेंगे कि वो समान है। अब चाहे गुणांक है तो गुणांक के लिए ये नहीं कह सकते कि गुणांक उसमें बराबर होना जरूरी है, उसका कोई बराबर होना जरूरी नहीं है। ये जैसे मान लो अगर ऐसा आ जाए कि 5x स्क्वायर हो गया और 3x स्क्वायर हो गया। अब इसमें देखो x यहां भी x है तो चर पद तो क्या है x, यहां भी x है, और घात क्या होगी 2, यहां भी घात कितनी है 2, ये क्या है घात, ठीक है ये क्या है घात। तो घात कितनी है 2, जब घात बराबर हो चर बराबर हो तो वो क्या होंगे समान पद के होंगे। क्या होंगे समान पद के। अब यहाँ जब गुणांक की बात करें तो गुणांक दोनों में अलग अलग है, यहाँ 5 है यहाँ 3 है, तो गुणांक तो समान ही है। लेकिन समान पद यह कहता है कि गुणांक का समान होना जरूरी नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ चर और घात का समान होना जरूरी है। तो घात और दोनों में समान है। जैसे अगर और उदाहरण की बात करूं मैं, जैसे 3xy हो गया और 5xy ये हो, तो इसमें देखो इसमें क्या है यहाँ भी x और y है, इसमें भी x और y दोनों में चर बराबर है। तो जब दोनों में चर बराबर है तो ये क्या होंगे समान होंगे। क्यों, क्योंकि इसकी घात भी 1 है, इसकी घात भी 1 है, और इसकी घात भी 1 है और इसकी घात भी 1 है। तो यहाँ पे दोनों जो चर पद है अपने पास में उन दोनों की घात 1 1 है, और यहाँ ये जो 5 है यहाँ ये 3 है,
तो गुणांक तो अलग अलग है लेकिन घातें कैसी हैं, एक समान, और पद भी कैसे हैं, एक समान। तो इनको क्या कहेंगे हम, चर पद। ठीक है, समान पद वाले। अब असमान पद वाले कौन कौन से होंगे, ऐसे पद जिनमें घात और चर दोनों क्या हो, अलग अलग हो। जैसे मान लो 7x² हो गया और 6y² हो गया। अब इसमें देखो घात तो बराबर है लेकिन यहाँ क्या है x, यहाँ क्या है y, अपना जो चर है वो क्या है, अलग अलग है। अभी हमने पढ़ा कि चर क्या होता है, अचर क्या होता है। चर का मतलब वही जिसकी वैल्यू है, वो जिसका मान है वो फिक्स नहीं होता है, एक नियत मान नहीं होता है। तो इसमें इनका मान तो नियत नहीं है लेकिन दोनों क्या है, अलग अलग है। तो जब दोनों अलग अलग होंगे, घात बराबर है लेकिन चर क्या है, अलग अलग है, इसलिए ये दोनों क्या है, असमान पद है। और उदाहरण की बात करें, जैसे ये, अब इसमें देखो इनकी घात कितनी है, दो, मतलब y की घात कितनी है, दो। यहाँ पर x, y और z तीनों की घात क्या है, एक। x की भी एक है, y की भी एक है और z की भी एक। तो तीनों की घात अलग अलग है, y की घात अलग अलग है, तो तीनों इसमें x y भी है, z भी है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ y² है, y है। तो जब तीनों अलग अलग होंगे तो ये भी क्या है, असमान पद। तो इस पद के आधार पर तो पद देख लिया हमने, पद को पढ़ा कि पद क्या होता है। अब उसके बाद में पढ़ेंगे हम इसका वर्गीकरण, कि वर्गीकरण क्या होता है। अब वर्गीकरण देखते हैं। मुझे बोर्ड साफ करना पड़ेगा, जगह की थोड़ी शॉर्टेज है। वर्गीकरण होगा वो दो प्रकार से। इन वर्गीकरण में जो आधार होगा, क्या आधार, किस आधार पे हम इसका वर्गीकरण करें, वो आधार होगा दो। पहला तो होगा पद के आधार पर, दूसरा होगा घात के आधार पर। पद के आधार पर और घात के आधार पर। अब पद के आधार पर, अब देखो पद के आधार पर कैसे होंगे, पद के आधार पर ये होंगे तीन प्रकार के। कितने होंगे, तीन प्रकार के। अगर कोई एक ऐसा बहुपद जिसमें केवल और केवल एक ही पद हो सकता है किसी बहुपद में दो पद हो सकता है किसी बहुपद में तीन पद हो, तो तीन से ज्यादा वाले तो उसी में आ जाएंगे। जैसे एक पद होगा तो उसे कहेंगे एक पदी, एक पदी बहुपद होगा। अगर उसमें दो है, अगर उसमें दो पद होंगे तो क्या कहेंगे उनको, द्विपदी, द्विपदी बहुपद कहेंगे। अगर दो से ज्यादा आ जाएंगे तो उसको क्या कहेंगे, त्रिपदी बहुपद होगा। जिसमें तीन पद होंगे उनको क्या कहेंगे, त्रिपदी बहुपद। उदाहरण देख लेते हैं। इसका जो उदाहरण होगा वो होगा, जैसे मान लो सिर्फ ऐसे उदाहरण लेने जिनमें एक ही पद हो, उससे ज्यादा नहीं होने चाहिए एक से। अब वैसे कुछ भी हो सकता है। 5x² हो गया, 3xy हो गया, 7y² हो गया। ऐसे बहुपद जिनमें सिर्फ और सिर्फ क्या हो, एक ही पद हो, एक से ज्यादा पद नहीं होने चाहिए। हो सकता वो, ये जरूरी नहीं है कि घात दो ही हो, एक ही हो, घात कितनी भी हो सकती है लेकिन पद एक होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद में अगर इसके एग्जांपल की बात करें, द्विपदी जिसमें दो ही पद हो, जैसे 3x² प्लस 2x। अब इसमें देखो अपने आप में एक तो ये पद है और एक ये है पद, दो ही पद है। अगर और एग्जांपल देखें तो 3y² प्लस 9y। अब ये भी अपने आप में एक पद है, ये भी अपने आप में एक पद है। और देखें जैसे 6xy प्लस 3xy²। अब ये भी अपने आप में पद है, ये भी अपने आप में एक पद है, तो ये भी क्या होंगे, द्विपद होंगे। अब त्रिपदी की बात करें, ऐसे बहुपद जिनमें सिर्फ और सिर्फ क्या हो, तीन ही पद हो, जैसे 9x² प्लस 3y+2। अब देखो एक पद तो ये है, एक पद ये है और एक पद ये है, कितने पद हुए, तीन पद होगा। और देखें जैसे 6 नहीं x² प्लस
2xy प्लस 5, ये भी एक क्या है, त्रिपदी बहुपद है। और देखें तो 7y का स्क्वायर प्लस 8xy प्लस 9, तो ये भी अपने आप में क्या है, क्योंकि इन सभी में देखो, इसमें भी एक ये पद, इसमें ये एक दूसरा पद और ये एक तीसरा पद, तीन ही पद है। इसमें ये अपने आप में एक पद, दो पद और तीन पद, तो ये क्या है, त्रिपदी बहुपद है। अब दूसरा वर्गीकरण क्या करना, घात के आधार पर, घात के आधार पर देखते हैं। घात के आधार पर कितने होंगे, घात के आधार पर होंगे चार प्रकार के, कितने प्रकार के, चार प्रकार के। पहला होगा रेखिक, रेखिक बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही घात हो, एक से ज्यादा घात नहीं होनी चाहिए, उस बहुपद की अधिकतम घात, ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात कितनी हो, एक, तो वो क्या कहलाएगा, रेखिक बहुपद। दूसरा होगा द्विघात बहुपद, दूसरा क्या कहलाएगा, द्विघात बहुपद, ऐसा बहुपद या ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात कितनी हो, दो, वो क्या कहलाएगा, द्विघात बहुपद। देखो नाम से पता चल रहा है, रेखिक, रेखिक का मतलब होता है एक, द्वि का मतलब क्या होता है, दो, और त्रिघात, तीसरा होता है वो त्रिघात बहुपद होता है, तीसरा क्या होता है, त्रिघात बहुपद। तो एक ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात कितनी हो, तीन, तो ये क्या कहलाएगा, त्रिघात बहुपद, नाम से पता चल रहा है, त्रि का मतलब होता है तीन। और चौथा, अब ऐसे भी बहुपद होते हैं जिनमें दो से या एक से, दो से, तीन से ज्यादा भी घात आती है, जैसे होता है कि x की पावर 100 हो, x की घात 100 हो, या x की घात 60 कर दो, 70 कर दो, 20 कर दो, मतलब ये सारी जो घातें वो क्या है, तीन से ज्यादा है। तो ऐसा बहुपद जिसकी तीन से ज्यादा घातें होती हैं वो क्या कहलाएंगे, एन घातीय बहुपद, क्या कहलाएंगे, एन घातीय बहुपद होगा, क्या कहलाएगा, एन घातीय बहुपद। अब रेखीय बहुपद, अगर एग्जांपल की बात करूं मैं इनकी, कि रेखीय बहुपद होता क्या है, तो रेखीय बहुपद आप लिख लेना यहाँ पे, रेखीय बहुपद लगा के, रेखीय बहुपद ऐसे बहुपद जिनमें अधिकतम घात एक होती है। द्विघात बहुपद में क्या लिखोगे, कि ऐसा बहुपद जिनकी अधिकतम घात दो होती है। और त्रिघात में क्या लिखोगे, कि ऐसे बहुपद जिनकी अधिकतम घात तीन होती है। एन घातीय बहुपद में क्या लिखोगे, कि ऐसे बहुपद जिनकी घात तीन, जिनकी घात तीन से ज्यादा होती है, तीन से लेकर के अनंत तक कुछ भी हो सकती है, तो वो क्या कहलाएंगे, एन घातीय बहुपद कहलाएंगे। रेखीय बहुपद के एग्जांपल देखें तो सिर्फ एक घात वाले लेने अपने को, जैसे 3x प्लस 2y प्लस 1। अब देखो है तो इसमें दो तीन पद, लेकिन घात कितनी है इसकी, इसकी भी एक है, इसकी भी एक है, मतलब पूरे बहुपद की घात कितनी है, एक। दूसरा एग्जांपल देख लो, जैसे 5x प्लस 1, एक ही घात है। और देखिए जैसे √2 इसमें भी x की घात कितनी है, एक। तो ऐसे उदाहरण लेने हैं जिनमें केवल केवल एक ही घात हो। दूसरा देखें उसके एग्जांपल, द्विघात वाले, ऐसे बहुपद जिनकी घात क्या हो, दो हो, दो, मैक्सिमम घात कितनी हो, दो। अगर मैं इसके व्यापक रूप की बात करूं पहले, व्यापक, अब आप देखोगे कि व्यापक रूप क्या है। व्यापक रूप का मतलब होता है कि वो द्विघात जो बहुपद है वो दिखता कैसा है, कैसा, जैसे ये तो दिख गया कि इसकी अधिकतम घात एक होनी चाहिए और यहाँ ये होना चाहिए। इसमें अगर बात करें तो कैसा दिखेगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का, देखो इस रूप का होना चाहिए द्विघात बहुपद। कैसे, जैसे इसमें ए बी और सी है, ये तो क्या हो जाएंगे, नियत, ये तो क्या हो जाएंगे, नियतांक, ठीक है, जो क्या होते हैं, नियत होते हैं, क्या होते हैं, नियत होते हैं। अब चर पद इसमें क्या होगा, चर क्या होगा इसमें, एक्स, चर क्या इसमें, यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है, तो चर क्या हो जाएगा, एक्स। अब
इसके साथ साथ में अब इसके उदाहरण अगर देखें, उदाहरण की बात करें हम, उदाहरण कैसे, कुछ भी एबीसी का मान तो कुछ भी हो सकता है क्योंकि नियत है। अब हमने पढ़ा है कि चर और अचर, अचर राशि ऐसी होती है जो नियत होती है, जैसे कोई भी नंबर हो सकता है, तो नंबर हम अपने आप में क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, तो लिख लो एबीसी का मान कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे 3x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो यहाँ एबीसी का मान कितना हुआ, ए बराबर तो कितना हुआ 3, बी बराबर कितना हुआ 2 और सी बराबर कितना हुआ 1 हुआ। तो एबीसी का मान यहाँ देखो, ये अब ए का मान 3 है, बी का मान 2 है, सी का मान 1 है। अब मैं क्या इनको परिवर्तन कर सकता हूँ इसमें कि ए का मान 3 को 3 का मैं कुछ और नहीं कर सकता, 3 का मान मतलब 3 ही होता है, तो ये क्या हो जाएंगे नियतांक। अब इसमें अधिकतम घात कितनी है, इसकी अधिकतम घात कितनी है 2, मतलब जब इसकी अधिकतम घात 2 है तो ये कौन सा बहुपद हुआ, द्विघातीय बहुपद। एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसका, जैसे 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1। अब इसके अगर बात करें तो इसमें एबीसी के मान क्या होंगे 5, 5, 7 और 1। अगर इसकी अधिकतम घात देखकर कितनी होगी 2, तो क्या है ये द्विघातीय बहुपद। त्रिघातीय बहुपद की बात करें, त्रिघातीय बहुपद मतलब एक ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए 3। अब त्रिघातीय बहुपद, अब इसके भी व्यापक रूप की बात कर लेते हैं। व्यापक रूप का मतलब वही कि जब हम पढ़ेंगे, वैसे तो आपके सिलेबस में द्विघाती तक है, आपका जो सिलेबस है वो इसी पे बेस है, आपका जो किताब का जो चैप्टर है वो इसी पे आधारित है, लगभग लगभग पूरा इसी पे है, घात के आधार पर जो बहुपद है उसी पे आधारित है। उसमें भी त्रिघात ये वाले नहीं है, सिर्फ द्विघात तक की है आपका। द्विघात में रेखीय बहुपद है वो एक चर वाले ही है, दो चर वाले नहीं है। अब एक चर दो चर का मतलब इसमें देखो एक और दो आया है ना, तो ये द्विचर हो गया, इसमें एक है तो ये एक चर हो गया। तो आपके सिर्फ और सिर्फ ऐसे वाले हैं, ऐसे भी नहीं है आपके, ठीक है। ये तो मैं इंट्रोडक्शन में बता रहा हूँ कि इतना होना चाहिए, ध्यान में रहना चाहिए कि जब पढ़ रहे हैं तो इतना पता होना चाहिए, ठीक है। तो त्रिघातीय बहुपद क्या होगा, उसका व्यापक रूप, अब जैसे यहाँ x के स्क्वायर से शुरू किया, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, इस बार कितनी घात से शुरू हो जाएगा 3 से, तो क्या हो जाएगा ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी होगा। मतलब देखो इसकी अधिकतम घात कितनी है, सबसे बड़ी घात कौन सी है 3, मतलब ये किस रूप का है, त्रिघातीय बहुपद के रूप का है। यहाँ जो एबीसी होंगे वो क्या होंगे नियतांक, क्योंकि नियतांक होते हैं वो फिक्स होते हैं, इनका मान क्या होता है फिक्स होता है होगा। इसके साथ साथ में अगर इसके एग्जांपल चर की बात करें, चर क्या होगा वही एक्स। चर आप जरूरी नहीं है कि आप एक्स लो, वाई भी ले सकते हो, ए भी ले सकते हो, बी, कोई भी अल्फाबेट का नंबर ले सकते हो, अल्फा बीटा गामा कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। तो एग्जांपल के रूप में अगर देखें तो क्या होगा, जैसे 3x का क्यूब है प्लस 9x स्क्वायर है प्लस 7x प्लस 1, वही पद कितने हो गए 4, 2 2 4, 4 पद हो गए, लेकिन अधिकतम घात कितनी है 3। जब अधिकतम घात 3 है तो कौन सा बहुपद होगा त्रिघात बहुपद, और वो ही एबीसी के मान क्या होंगे, ए बराबर 3, बी बराबर 9 और सी बराबर 7 और डी बराबर 1 होगा। एबीसी के मान ये फिक्स है, इनको नियतांक कहते हैं। और एग्जांपल एक और देखें तो लिख लो आप, जैसे √2x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 1 होगा। अब इसमें गुणांक तो सभी के देखो अलग अलग है, x क्यूब का गुणांक 3 है, x स्क्वायर का गुणांक 9 है, 7x का x का गुणांक 7 है, यहाँ x क्यूब का गुणांक √2 है, यहाँ x स्क्वायर गुणांक 7 है, यहाँ x गुणांक 9 है। गुणांक तो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन घात का ध्यान रखना होता है, घात कितनी है वो सबसे जरूरी चीज है। घात अगर 2 है सबसे बड़ी तो द्विघात होगा, घात सबसे बड़ी 1 है तो रेखिक बहुपद होगा, अगर घात 3 है तो त्रिघात बहुपद होगा, ठीक है। अब एन बहुपद वाले के लिए जगह यहाँ बता देता हूँ, नहीं बोर्ड को साफ कर लेते हैं, एन बहुपद वाले इसके बाद में बता दें, ठीक है। आप पढ़ रहे हो तो पढ़ाई के साथ साथ में नोट्स बनाते चलना, साथ में जब वीडियो देखो तो कॉपी पेन लेके बैठो, ताकि
नोट्स बनते रहे, एक ही बार में सारा काम हो जाए, बार बार वीडियो को देखना ना पड़े, रिवीजन करते रहना अच्छा रहता है, भूलते नहीं है कोई भी चीज। ठीक है, तो हम क्या देख रहे थे, एन घातीय बहुपद, एन घातीय बहुपद। अब एन घातीय बहुपद क्या होंगे, ऐसे बहुपद, ऐसे बहुपद जिनमें 3 से ज्यादा घात हो, जैसे किसी x की पावर मान लो x की घात वो 7 आ गई, x की घात 10 आ गई, x की घात 100 आ गई, तो ऐसे बहुपद जिनकी घात 3 से ज्यादा होती है वो क्या कहलाएंगे, एन घातीय बहुपद। अब इसके व्यापक रूप की बात करूं कि ये दिखेगा कैसे, तो ये सभी का जनरल रूप है, इतने जितने पढ़े वो सभी इसी में भी आते हैं। कैसे, इसको लिखते कुछ इस प्रकार से हैं, जैसे a1 a0 x की पावर n प्लस a1 x की पावर n माइनस 1 प्लस a2 x की पावर n माइनस 2 प्लस अप टू डस डस प्लस an x की पावर 0। ठीक है, अब आप देख लो कि यहाँ जीरो क्या आ गया, जीरो का मतलब यहाँ ये है कि जैसे जैसे n में से एक कम करते जा रहे हैं तो यहाँ लास्ट में जाकर के क्या हो जाएगा, n माइनस n, मतलब क्या हो जाएगा, जीरो की जगह क्या हो जाएगा, n माइनस n, मतलब n में से n घटा देंगे तो क्या बच जाएगा, जीरो, तो मैंने इसको सीधा लिख दिया यहाँ पे जीरो। ठीक है, अब इसमें जो a0 a1 a2 अप टू an है, ये क्या है, नियतांक है। जैसे पिछले अभी जो पढ़ रहे थे त्रिबहुपद है, त्रिघात बहुपद है, द्विघात बहुपद है, रैखिक बहुपद, उनमें जो एबीसी का मान है उसी तरीके से ये भी a0 a1 a2 ये सभी क्या है, नियतांक है। और जहां यहाँ जो चरपद होगा वो चर होगा, वो क्या होगा, x होगा, घात क्या होगी, n, n घातीय बहुपद का रूप होगा। उदाहरण देखें इसके, एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल देखें तो जैसे 9x की पावर 100 लिख लो, 7x 50, कुछ भी लिख सकते हैं, सिर्फ घात कहां से शुरू होनी चाहिए, 3 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, और देखे तो 7x की पावर 50 प्लस 9x 20 प्लस मतलब 20, 7x प्लस 10 प्लस कुछ ऐसा। इसमें पदों की संख्या निश्चित नहीं होती, कितने भी पद हो सकते हैं, आपने जितना लिखा है, जैसे आपने 3 लिखा है तो n तो क्या है, यहाँ पे घात है, लेकिन अगर n का मान जो लोगे उससे एक कम, मतलब जैसे 3 लिया है तो 2 ही पद मिलेंगे आपको। ठीक है, जैसे 2 लिया है ना तो कितने मिलेंगे, 3 पद मिलेंगे, कितने मिलेंगे, एक ज्यादा मिलेगा उसमें। जैसे मैंने अगर यहाँ पर 100 ले लिया तो मुझे कितने पद मिलेंगे, 101 पद। अब 101 पद कैसे मिलेंगे, क्योंकि 100 से स्टार्ट करते जाएंगे, लास्ट 1 तक पहुंच जाएंगे, पर उसके साथ में एक अचर पद भी जुड़ा होता है, तो कितने हो जाएंगे, 101 पद हो जाते हैं ऐसे। तो ऐसे एग्जाम्पल आप लिख सकते हो। ये कौन से होंगे, एन घातीय बहुपद। अब इनका ये वर्गीकरण तो हो गया, अब वर्गीकरण के बाद में हम देखते हैं कि इनको सोल्व कैसे करते हैं, हल कैसे करते हैं, हल कैसे करते हैं। अब हल करेंगे तो हल सीखेंगे, हल के अनेक प्रकार हैं, पर आपने अभी तक देखा कि अगर मैं n का मान यहाँ 3 से ज्यादा ले सकता हूँ तो ये भी तो हो सकता है ना कि n का मान 0 भी हो जाए, n का मान क्या हो जाए, 0 भी हो जाए। और जब n का मान 0 हो जाएगा तब कौन सा बहुपद होगा, तो उसको कहेंगे शून्य बहुपद। क्या कहेंगे, शून्य बहुपद, एक ऐसा बहुपद जिसकी घात कितनी हो, 0 हो, एक ऐसा बहुपद जिसकी घात क्या हो, 0 हो। जैसे 5x की पावर 0, अब ये n का मान कितना आ गया, 0, क्योंकि यहाँ पर जो n है, यहाँ पर जो n है उस n को क्या कहेंगे हम, पूर्णांक संख्या। क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या, पूर्णांक नहीं पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या कहां से शुरू होती है, 0 से होती है, नहीं होती, क्योंकि अभी तक हमने n घातीय बहुपद में देखा कि n का मान है वो 3 से ज्यादा हो सकता है, क्योंकि 3 से कम होगा, 3 होगा तो त्रिघातीय बहुपद कर देंगे, 2 होगा तो द्विघातीय बहुपद कर देंगे, एक घातीय होगा तो एक घात रैखिक बहुपद कर देंगे। लेकिन जब 0 होगा तब क्या करेंगे उसे,
तब उसे कहेंगे शून्य बहुपद कहेंगे। क्या कहेंगे? शून्य बहुपद। और एग्जाम्पल देखिए इसके, जैसे x की पावर 0, सो x की पावर 0, आपको पता होना चाहिए ऐसा कि x की पावर 0 का मतलब कितना होता है? 1। अगर किसी भी अगर कोई भी संख्या है, चाहे वो अल्फाबेट में हो चाहे वो गणितीय रूप में हो, अगर उसका मान उसकी पावर अगर 0 है, किसी भी संख्या हो चाहे वो इस रूप में हो चाहे गणितीय रूप में, किसी की पावर अगर 0 है तो उसका मान हमेशा कितना होता है? 1 होता है। ये आपको याद रखने की बात है, ठीक है। इसके साथ साथ में अब ये तो हो गया बहुपद का वर्गीकरण कि बहुपद क्या होता है, बहुपद में कितने प्रकार होते हैं, बहुपद में बहुपद रेखीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद, n घातीय बहुपद क्या होता है, कैसा दिखता है, कैसे पहचाने की कौन सा बहुपद क्या होता है। अब इसके बाद में आता है इनका हल करना, इनको हल कैसे करते हैं, तो हल करना देखते हैं। तो अभी तो अगर मैं हल इसमें शुरू करूंगा तो पूरा तो नहीं हो पाएगा, तो एक काम करते हैं, अगली जो वीडियो होगी उसमें हम हल करना सीखेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ बहुपद का एक इंट्रोडक्शन था। ये कहते हैं कि बहुपद का एक साधारण सा परिचय जो आपको याद होना चाहिए, ध्यान में होना चाहिए। और अगर ये सारी बातें आपको याद रहेंगी, ध्यान में रहेंगी, तो आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं है कि ये पढ़ाया हुआ है इसमें सिर्फ क्वेश्चन नहीं आते। कई बार क्वेश्चन दे देता है कि कुछ बहुपद लिख दे रहे हो, उनमें कहते हैं कि दिए गए बहुपद एक घातीय बहुपद को छाटिए, जो रेखिक बहुपद है उनको छाटिए, और ये कहता है कि जो n घातीय बहुपद है उनको छाटिए। तो वहाँ ये चीजें मदद करती हैं। अगर ये नहीं पता है तो फिर आगे नहीं कर पाओगे। इसलिए ये आज की क्लास में इतना ही था। अब हल करना है वो अलग अलग तरीके से हल होगा, कितने तरीके से हल कर सकते हैं, कैसे कैसे करेंगे, वो अगली वीडियो में पढ़ेंगे, अगली वीडियो में सारा देखेंगे। और तब तक के लिए जो आज जो पढ़ा है उसको ध्यान से पढ़े, और पढ़ने के साथ साथ में डीपीपी सीट जो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है वो वहां से जाके उसको डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद उसको सोल्व करें। जो पढ़ा है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, जहां पढ़ाने के बाद वहां जाके जब एक्सरसाइज कर लोगे तो जो बहुपद के जो आपके डाउट है और उस पर जो पकड़ आपकी एकदम अच्छे से मजबूत हो जाएगी। तो आप उनको सोल्व करो। तब तक के लिए बने रहो, देखते रहे और मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।